गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेज़र तथा होलोग्राफी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेज़र्स क्या होते हैं। सभी सामान्य परंपरागत प्रकाश स्रोत परमाणु के विद्युत चुंबकीय दोलकों के पुंज होते हैं जो परस्पर स्वतंत्र रूप से दोलन कर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। परमाणुओं को ऊर्जा देकर लगातार उत्तेजित अवस्था में लाया जाता है, जहाँ से परमाणु फोटोन को उत्सर्जित कर स्वतः मूल अवस्था में आते रहते हैं। परमाणु उत्तेजित अवस्था में लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड्स तक रहता है तथा इसके पश्चात वह पुनः मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट में लौट आता है। यह परमाणु का अभिलाक्षणिक समय या जीवन काल कहलाता है। व्युत्तेजन में उत्सर्जित फोटोनों की कलाओं, उत्सर्जन की दिशा एवं ध्रुवण में कोई सहसंबंध नहीं होता है और इस प्रकार के स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश स्वतंत्र तरंग स्पंदों के समूह के रूप में होता है। यद्यपि ये तरंग स्पंद ज्यावक्रीय सिनुसॉइडल होते हैं, परंतु इनकी कलाओं में टॉसी समय पश्चात अचानक परिवर्तन होता है। जैसा कि हम चित्र से देख रहे हैं कि ये पूरा कंटिन्यूस वेव नहीं होके इम्पल्सेस के रूप में है और हर एक स्पंद बन रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब हम देखते हैं तो वो कंटिन्यूस दिखाई देता है। लेकिन एक से दूसरे स्पंद में जो इसका कालिक जो टाइम है, टेम्पोरल टाइम, वो चेंज होता है, जिसको कि हमने टॉसी से प्रदर्शित किया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसलिए ये तरंग कला असंबद्ध तरंगे कहलाती है, क्योंकि ये केवल सीमित समय तथा सीमित दूरी के लिए ही शुद्ध साइन वेव्स या ज्यावक्रीय होती हैं। इन प्रकाश तरंगों से उत्सर्जित तरंग स्पंद आकाश में नियमित रूप से संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण परिणामी तीव्रता समय तथा स्थिति पर निर्भर करती है। चूँकि स्पेस में स्थित किसी बिंदु पर समय के सापेक्ष औसतन प्रभाव को ही प्रेक्षित किया जाता है, इसलिए परिणामी तीव्रता विभिन्न परमाणुओं से उत्सर्जित तरंगों स्पंदों के समय के औसत तीव्रताओं के योग के बराबर होती है, अर्थात I = I1 + I2 + I3 एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम कहते हैं ये सभी परमाणुओं का स्रोत समान है तो हम लिख सकते हैं इसको I = N × I1। उदाहरण के लिए कालांतर थीटा की दो तरंगें जब प्राप्त होती है तो उसकी परिणामी तीव्रता लिख सकते हैं हम I = E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा, और E1² + E2² = I1 + I2, क्योंकि cos थीटा की जो एवरेज वैल्यू है 0 हो जाएगी तथा थीटा के 0 से 2π का में सभी मान संभव है। आजकल कुछ ऐसे प्रकाश स्रोतों को प्राप्त कर लिया गया है जो कालिक तथा स्पेशियल, जो टेम्परल और स्पेशियल दृष्टि से कला संबंध होते हैं, अर्थात सभी उत्सर्जित फोटोनों की कलाएं, उत्सर्जन की दिशा एवं ध्रुवण सभी समान होते हैं। इस प्रकार पूर्ण रूप से कालिक एवं आकाशीय संबंधित प्रकाश स्रोतों को लेज़र स्रोत कहते हैं। इन प्रकाश स्रोतों से आकाश में किसी बिंदु पर पहुंचने वाले सभी विक्षोभों की कलाएं समान होती है। फलतः परिणामी आयाम का मान होगा E = E1 + E2 + E3 और E = N × E1 यदि सभी परमाणुओं का स्रोत समान है। चूँकि प्रकाश की तीव्रता I is proportional to E² एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं I = N² × I1, जहाँ I1 E1² के बराबर है। इन दोनों समीकरणों 1 और 2 की तुलना करने पर हम ये ज्ञात होता है हमें कि लेज़र स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश बराबर जो हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज से प्राप्त प्रकाश के n गुना अधिक तीव्रता होती है, जहां उत्सर्जन में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या है n, और n हम जानते हैं वो कितनी होती है, लाखों करोड़ों में होती है, तो इसलिए इंटेंसिटी में भी उसी तरह से अंतर होता है। इस प्रकार लेज़र एक अत्यधिक तीव्र तथा शुद्ध एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है यह हम अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेज़र का अर्थ है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन और लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र की क्रिया में सन्निहित सिद्धांत की सर्वप्रथम आइंस्टीन ने 1917 में खोज की थी, परंतु लेज़र के सिद्धांत का सर्वप्रथम उपयोग टाउन्स ने 1954 में सूक्ष्म तरंगों के प्रवर्तन हेतु मेजर में
काम में लिया था। 1958 में टाउनशॉलो तथा बाबोस ने इस सिद्धांत को प्रकाशीय आवृत्तियों पर प्रयुक्त किया और रूबी क्रिस्टल का उपयोग कर लेज़र स्रोत का निर्माण 1990 में मेमन ने किया। अब हम देखेंगे इसकी लेज़र स्रोत की उत्पत्ति कैसे होती है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि उत्सर्जन और अवशोषण किस प्रकार होता है किसी भी मेटल में। तो लेज़र की कार्यविधि ये इंड्यूस्ड या उद्दीप्त स्टिमुलेटेड उत्सर्जन पर आधारित होती है। इसे समझने के लिए चित्र के अनुसार परमाणु निकाय के दो ऊर्जा स्तरों हम लेते हैं M और N, एक लिया EM और एक EN। इस निकाय पर फोटोन अन्योन्य क्रिया करता है तो तीन प्रकार की घटनाएं घट सकती है। ये दो स्टेट लिए हमने, एक लोअर स्टेट है एक हायर स्टेट है, M और N। और एनर्जी लेवल भी नेचुरली EN इज़ ग्रेटर देन EM होगा। अब इसके अंदर ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली में जाने की प्रोबेबिलिटी और ऊपर से वापस नीचे में आने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या होंगी ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं अवशोषण। माना प्रारंभ में कोई परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर EM में है और उचित आवृत्ति का एक फोटोन आपतित होता है तो उसके अवशोषण से परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर EM से उच्च ऊर्जा स्तर EN में पहुंचता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। क्योंकि यह प्रक्रिया बाह्य फोटोनों से के उद्दीपन के द्वारा होती है, इसलिए इस अन्योन्य क्रिया को उद्दीप्त उत्सर्जन या स्टिमुलेटेड एमिशन भी कहते हैं। इस संक्रमण की प्रायिकता की दर दोनों ऊर्जा स्तरों पर निर्भर करती है तथा निकाय पर प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या आपतित विकिरणों की तीव्रता IV के परिणाम को व्यक्त करती है। वह विकिरण के वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व तथा प्रकाश के वेग c के गुणनफल के बराबर होती है। और जो एनर्जी डेंसिटी है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी IV जो है हमारे पास विकिरणों की तीव्रता वो हो जाएगी C × UV के बराबर होती है। प्रति सेकंड संक्रमणों की प्रायिकता PMN M से nth स्टेट में जाने की वो डिपेंड करेगी UV पे, या PMN = BNM UV। यहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक BMN आइंस्टीन के गुणांक कहलाता है। यह गुणांक ऊर्जा स्तरों पर संक्रमण प्रायिकता की दर पर निर्भर करता है। फिर है स्वतः उत्सर्जन या स्पॉन्टेनियस एमिशन। परमाणु उत्तेजित अवस्था EN में अपने जीवन काल लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रह पाता है और इसके बाद फोटोन को स्वतः उत्सर्जित कर पुनः निम्न ऊर्जा स्तर EM में लौट आता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर दैट मीन्स EN - EM के बराबर होती है और इसकी आवृत्ति न्यू EN - EM/h के बराबर होती है। यदि निकाय उत्तेजित परमाणुओं का समूह है तो प्रत्येक परमाणु द्वारा स्वतः उत्सर्जित विकिरणों की कला एवं दिशा अनियमित होती है। फलतः प्रत्येक परमाणु से स्वतः उत्सर्जित विकिरण असंबद्ध या इनकोहेरेंट होते हैं। सतह उत्सर्जन में संक्रमण प्रायिकता केवल उन दोनों ऊर्जा स्तरों पर निर्भर करती है जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। यह आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अतः आइंस्टीन के अनुसार स्वतः उत्सर्जन में संक्रमण प्रायिकता की दर सदैव नियत रहती है। इस दर को आइंस्टीन ने एक कांस्टेंट ANM से व्यक्त किया। स्वतः उत्सर्जन में संक्रमण प्रायिकता की दर PM = ANM के बराबर होगी। थर्ड टाइप का जो है एब्जॉर्प्शन हो गया, हमारे पास सेल्फ एमिशन हो गया। थर्ड टाइप का जो है वो होगा उद्दीप्त या स्टिमुलेटेड एमिशन या इंड्यूस्ड एमिशन। आइंस्टीन ने नियत ताप पर विकिरण एवं द्रव्य के मध्य साम्यावस्था पर विचार करते हुए यह कल्पना प्रस्तुत की कि परमाणुओं के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया आपतित विकिरणों के द्वारा प्रभावित होती है। उन्होंने ये तर्क दिया कि जब किसी परमाणु से एक बाह्य फोटोन अन्योन्य क्रिया करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि परमाणु द्वारा इस फोटोन का अवशोषण ही हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह बाह्य फोटोन उत्तेजित परमाणु के साथ भी अन्योन्य क्रिया कर सकता है और उसे प्रेरित कर एक अन्य फोटोन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस नए फोटोन की कला, दिशा एवं ध्रुवण प्रेरित करने वाले आपतित फोटोन के समान होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उद्दीप्त विकिरण प्रेरित करने वाले विकिरणों
के साथ पूर्णतया कला संबंध होते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के समूह से गुजरने वाले उचित विकिरणों की तीव्रता एम्पलीफाई हो जाती है, बढ़ जाती है। उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए संक्रमण प्रायिकता की दर प्रेरित अवशोषण या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन के समान ही दोनों ऊर्जा स्तरों पर निर्भर करती है और आपतित विकिरण के वर्णक्रम ऊर्जा घनत्व के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए संक्रमण प्रायिकता की दर Pnm = Bnm UV के बराबर होगी, जहाँ Bnm विकिरणों के उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का गुणांक कहलाता है।